टेबल पे आज जो सोर्सेज का ढेर लगा है ना, मतलब रॉयटर्स, द गार्जियन, विकिपीडिया, विजन आईएएस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के ढेरों आर्टिकल्स और इन डेप्थ रिपोर्ट्स, इन्हें देखकर ही समझ आ जाता है कि आज हम किसी नॉर्मल जियोपॉलिटिकल इवेंट की बात नहीं कर रहे हैं। राइट, ये कोई आम खबर नहीं है। हाँ, तो आज के इस गहन विश्लेषण का जो मिशन है वो उस क्राइसिस को डिकोड करना है जिसने मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा और दुनिया की इकोनॉमी को लिटरली हिलाकर रख दिया है। Right. हम बात कर रहे हैं 2026 के ईरान इजराइल अमेरिका वॉर की, और उस ऐतिहासिक घटना की भी जिसे द फॉल ऑफ तेहरान कहा जा रहा है। एग्जैक्टली द फॉल ऑफ तेहरान। पर देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, हमारा मकसद यहाँ किसी पॉलिटिकल नैरेटिव को पुश करना नहीं है। हाँ, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। राइट, या किसी भी देश या विचारधारा की साइड लेना बिल्कुल नहीं है। ये इवेंट्स बेहद सेंसिटिव हैं और हमारा काम सिर्फ इन अलग अलग सोर्सेज से मिल रहे फैक्ट्स को डिकोड करना है ताकि इस उलझी हुई सिचुएशन की एक क्लियर पिक्चर मिल सके। सिर्फ तथ्यात्मक जानकारी का निष्पक्ष विश्लेषण। बिल्कुल, तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। मैं सच कहूं तो मैं खुद बहुत उत्सुक, मतलब मेरी एक स्वाभाविक उत्सुकता है कि ये रातों रात कैसे हो गया। 28 फरवरी 2026 की उस सुबह से पहले मिडिल ईस्ट में टेंशन हमेशा से थी, ये हम सब जानते हैं। हाँ, एक शैडो वॉर तो चल ही रहा था। लेकिन जो उस दिन हुआ वो कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं था, वो एक फुल स्केल मिलिट्री एक्सप्लोजन था जिसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल, और जो चीज सबसे ज्यादा स्ट्राइक करती है वो है इस पूरे ऑपरेशन का उसका स्केल और स्पीड। जियोपॉलिटिक्स में हम अक्सर एस्केलेशन लैडर की बात करते हैं कि कैसे तनाव धीरे धीरे बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, पहले एक छोटी स्ट्राइक, फिर उसका जवाब। एग्जैक्टली। लेकिन 28 फरवरी को कोई स्टेप बाय स्टेप एस्केलेशन नहीं हुआ। ये सीधा एक मैसिव और अनप्रेसिडेंटेड स्ट्राइक थी। अनप्रेसिडेंटेड? हाँ, जब हम रॉयटर्स और विकिपीडिया के टाइमलाइंस को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो ये साफ हो जाता है कि ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। मतलब इसके पीछे बहुत लंबी प्लानिंग रही होगी। बिल्कुल, महीनों या शायद सालों की प्लानिंग थी। हमारा फोकस आज सिर्फ इस बात पर नहीं है कि आसमान में उस दिन क्या हुआ, बिल्कुल, बल्कि इस बात पर है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका पूरी दुनिया की इकोनॉमी और स्टेबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इस लेवल का कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री एक्शन कभी भी आइसोलेशन में नहीं होता। सही कहा। तो सीधा उसी दिन से शुरू करते हैं। द गार्डियन और विकिपीडिया के जो पीसेस मैंने पढ़े वो बताते हैं कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक मैसिव जॉइंट एयर स्ट्राइक की। जॉइंट ऑपरेशन था। और ये कोई छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। सोर्सेज के मुताबिक उन्होंने सीधे ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज, उनके कोर मिलिट्री बेसिस और उनके टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया। राइट। अब जो लोग मिडिल ईस्ट को फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स जैसे नतांज या फोर्डो वो जमीन के बहुत नीचे पहाड़ों के अंदर बने हुए हैं। बहुत डीप है वो। हाँ, तो मैं ये सोच रही थी कि मिलिट्री टैक्टिक्स के नजरिए से इस तरह की डीप बरीड टारगेट्स को हिट करना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा, और इन स्ट्राइक्स के पीछे एक्चुअल जस्टिफिकेशन क्या दिया गया। ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। टैक्टिकली स्पीकिंग, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास करना और अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करना, ये दुनिया के सबसे मुश्किल मिलिट्री ऑपरेशंस में से एक है। वाओ। इसके लिए हेवी बंकर बस्टिंग मिनिशंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, जो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एग्जीक्यूट किया। और इसका जस्टिफिकेशन? हाँ, अब आते हैं उस सवाल पर। विजन आईएएस की रिपोर्ट अगर हम एनालाइज करें तो अमेरिका और इजराइल का मेन आर्गुमेंट ईरान के वेपन्स प्रोग्राम को लेकर था। ओके। उनका दावा था कि ईरान न सिर्फ लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप कर रहा था, बल्कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के ब्रेकआउट टाइम के बेहद करीब पहुंच चुका था। ब्रेकआउट टाइम मतलब बस हथियार बनाने ही वाले थे। बिल्कुल, और इसके अलावा इजराइल के खिलाफ काम करने वाले एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को ईरान का लगातार सपोर्ट भी एक बड़ा फैक्टर बताया गया। लेकिन यहाँ एक टर्म यूज हुआ है सोर्सेज में, प्रिवेंटिव स्ट्राइक। इंटरनेशनल लॉ और जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से ये बहुत डिबेटेबल चीज होती है, राइट? एग्जैक्टली। और यहाँ हमें दो बहुत सिमिलर लगने वाले कॉन्सेप्ट्स, प्रीएम्प्टिव और प्रिवेंटिव स्ट्राइक के बीच का फर्क समझना होगा। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक तब होती है जब कोई हमला बस होने ही वाला हो और आप खुद को बचाने के लिए पहले वार कर दें। ये एक इमिनेंट थ्रेट के खिलाफ होती है। मतलब कोई बंदूक तान चुका है और आप पहले गोली चला दें। सही कहा। लेकिन प्रिवेंटिव स्ट्राइक का मतलब है कि आप एक फ्यूचर थ्रेट को खत्म कर रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि अगर आज हमने इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म नहीं किया तो 10 साल बाद ये हमारे वजूद के लिए खतरा बन जाएंगे। अच्छा, तो ये फ्यूचर को लेकर एक असेसमेंट है। हाँ, अमेरिका और इजराइल ने इस ऑपरेशन को इसी प्रिवेंटिव फ्रेमवर्क में जस्टिफाई किया है। उनका मानना था कि ईरान को न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस करने से रोकने का यही एक आखिरी रास्ता बचा था। ये डिस्टिंक्शन वाकई बहुत हेल्पफुल है। लेकिन चलिए अब उस खबर पर आते हैं जिसने पूरी दुनिया के न्यूज रूम्स में पैनिक बटन दबा दिया। वो सबसे बड़ा शॉक था। हैं कि इन एयर स्ट्राइक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की डेथ हो गई। बिल्कुल। और सिर्फ वही नहीं, उनके साथ साथ आईआरजीसी और ईरान की मिलिट्री के कई टॉप कमांडर्स भी मारे गए। मतलब एक ही झटके में पूरे देश की टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया गया। ये सिर्फ एक मिलिट्री डिफीट नहीं है, ये एक रिजीम का डीकैपिटेशन है, सिर कलम कर देने जैसा। हाँ, डीकैपिटेशन। और इसी के तुरंत बाद अमेरिका से जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आए वो भी काफी अग्रेसिव थे। पीट हेक्सिथ का एक स्टेटमेंट जो सोर्सेज में बहुत कोट किया जा रहा है, जहां उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी मिलिट्री कैंपेन को और रैंप अप कर रहा है। और उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्दों में अगर कहें तो उन्होंने कहा कि ईरानी शासन अब टोस्ट हो चुका है। टोस्ट मतलब खत्म हो चुका है। हाँ, हेक्सिथ का वो टोस्ट वाला कमेंट मीडिया में बहुत सर्कुलेट हो रहा है। वो एक तरह का कॉन्फिडेंस दिखाता है कि अमेरिका और इजराइल को लगता है कि उन्होंने ईरान के कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को परमानेंटली डैमेज कर दिया है। राइट। क्योंकि सुप्रीम लीडर ईरान के सिस्टम में कोई आम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वो देश का अल्टीमेट रिलीजियस, पॉलिटिकल और मिलिट्री अथॉरिटी होता है। सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में होता है। बिल्कुल, उनके बिना सिस्टम का चलना लगभग नामुमकिन सा लगता है बाहर से दिखने पर। लेकिन वेट,
क्या हेक्सेट यहाँ थोड़ी ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहे हैं? कैसे? अगर हम हिस्ट्री देखें तो जब भी आप किसी देश की लीडरशिप को इस तरह से खत्म करते हैं तो अक्सर वहाँ की पॉपुलेशन एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ और ज्यादा एकजुट हो जाती है। क्या सच में ये मान लेना सही है कि लीडरशिप के जाने से रिजीम पूरी तरह खत्म हो गया है? आपने बिल्कुल सही और बहुत गहरा सवाल उठाया है। और यही वो पॉइंट है जहां बहुत सारे मिलिट्री एनालिस्ट हेक्सेट के असेसमेंट से डिसएग्री करते हैं। अच्छा। इतिहास गवाह है कि डीकैपिटेशन स्ट्राइक्स अक्सर बैकफायर करती हैं। हाँ। ईरान के केस में सुप्रीम लीडर की डेथ एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम तो क्रिएट करती है, लेकिन उनका एक पूरा सिस्टम भी तो है ना। एग्जैक्टली ईरान का जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, खासकर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC, वो बहुत डीपली एम्बेडेड है। हाँ। IRGC सिर्फ एक मिलिट्री फोर्स नहीं है, ईरान की इकोनॉमी, उनके प्रॉक्सी नेटवर्क्स और उनके इंडस्ट्रियल बेस पर उनका बहुत बड़ा कंट्रोल है। मतलब वो सरकार के अंदर एक और सरकार है। सही कहा। तो जब एक सुप्रीम रिलीजियस लीडर नहीं रहता तो बहुत पॉसिबल है कि IRGC पूरी सत्ता को टेक ओवर कर ले और एक रिलीजियस डिक्टेटरशिप से बदलकर ईरान एक डायरेक्ट मिलिट्री डिक्टेटरशिप बन जाए। और अगर ऐसा होता है तो उनकी प्रतिक्रिया और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और वायलेंट हो सकती है। तो रिजीम टोस्ट हो गया है, ये कहना शायद सिचुएशन को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करना है। और ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। सोर्सेस साफ बताते हैं कि जो लोग सोच रहे थे कि लीडरशिप खत्म होने के बाद ईरान पैरालाइज हो जाएगा और चुप बैठ जाएगा, वो हकीकत से कोसों दूर थे। बिल्कुल दूर थे। लीडरशिप के जाने के बावजूद ईरान का जो काउंटर अटैक हुआ वो मैसिव था। उन्होंने इजराइल के टारगेट्स पर और पूरे मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर मिसाइलों और ड्रोन्स की लिटरली बारिश कर दी। एक साथ सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल्स और सुसाइड ड्रोन्स। हाँ, ये कोई छोटा रिटेलिएशन नहीं था। इससे ये तो साबित हो गया कि उनके पास एक डिसेंट्रलाइज्ड कमांड स्ट्रक्चर था जो सुप्रीम लीडर के बिना भी काम कर सकता है। पूरी तरह से फंक्शनल था। लेकिन इस पूरे एपिसोड में जो चीज मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा डराने वाली लगी वो ये कि ईरान का सबसे बड़ा हथियार आसमान में नहीं था, वो पानी में था। इस स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे टेम्परेरी तौर पर ब्लॉक भी कर दिया। जो लोग शायद इस ज्योग्राफी से, इस इलाके के नक्शे से वाकिफ नहीं है, उनके लिए अगर हम इसे डिकोड करें तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ असल में दुनिया की इकोनॉमी की जुगलर वेन है, एक अहम नस है। बिल्कुल। ओमान और ईरान के बीच ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है। हम अक्सर चोक पॉइंट वर्ड सुनते हैं इंटरनेशनल न्यूज में, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है यहाँ पर? इसका एक्चुअल मतलब है ग्लोबल इकोनॉमी का लाइफ सपोर्ट सिस्टम। हम यहाँ बात कर रहे हैं लगभग 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे की। 20 मिलियन बैरल्स हर दिन? हाँ, दुनिया के कुल तेल निर्यात का लगभग 20 से 30% हिस्सा इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। वाओ। एशिया की मेजर इकोनॉमीज, चाहे वो चीन हो, जापान हो या इंडिया, सबका एनर्जी इंपोर्ट इसी रूट पे डिपेंड करता है। राइट। तो जब ईरान इस रास्ते में माइंस बिछा देता है या वहां से गुजरने वाले कमर्शियल शिप्स पर अटैक का खतरा पैदा कर देता है, तो वो सिर्फ इजराइल या अमेरिका को टारगेट नहीं कर रहा है, वो पूरी दुनिया को, ग्लोबल सप्लाई चेन को ही पैरालाइज कर रहा है। बिल्कुल। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर तेल वहां से नहीं निकलेगा तो शिपिंग कंपनियों को केप ऑफ गुड होप के रास्ते, मतलब पूरा अफ्रीका घूमकर जाना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा रूट है। हाँ, इससे ना सिर्फ टाइम बढ़ेगा बल्कि शिपिंग इंश्योरेंस के प्रीमियम्स रातों रात आसमान छूने लगेंगे। और इसका असर सिर्फ एनर्जी मार्केट्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा ना। बिल्कुल नहीं। जब तेल 150 या $200 पर बैरल तक पहुंचने का डर पैदा होता है तो उसका मतलब सिर्फ पेट्रोल पंप पर फ्यूल का महंगा होना नहीं है। तो और क्या असर होता है इसका? ग्लोबल इन्फ्लेशन तुरंत स्पाइक करती है, महंगाई बेतहाशा बढ़ती है, क्योंकि दुनिया में हर चीज, खाना, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ट्रक्स, शिप्स और प्लेन्स के जरिए ही ट्रांसपोर्ट होती है। राइट। और वो सब फ्यूल पर चलते हैं। एग्जैक्टली। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डबल हो जाएगी तो हर कमोडिटी की, हर सामान की प्राइस बढ़ जाएगी। सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी, जिससे ग्लोबल रिसेशन, मतलब एक वैश्विक मंदी का रिस्क बढ़ जाएगा। हाँ, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे जियोपॉलिटिक्स कोई दूर की चीज नहीं है, ये सीधे तौर पर आपकी ग्रोसरी बिल्स और आपकी सेविंग्स को इम्पैक्ट करती है। और यही वजह है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया और द गार्जियन की रिपोर्ट्स में जो ग्राउंड रियलिटी बताई गई है वो इतनी डिस्टर्बिंग है। मतलब एक तरफ तो ग्लोबल इकोनॉमी फ्री फॉल में है, गिर रही है, और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो तबाही हो रही है, वो अनइमेजिनेबल है। बहुत भयंकर तबाही है। रिपोर्ट्स क्लियरली मेंशन करती हैं कि हजारों मिलिट्री बेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स मलबे में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी वो है जो हमेशा ऐसे वॉर्स में होती है, आम लोगों की जान जाना। हाँ, सिविलियन कैजुअलिटीज का नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है, शहर के शहर डैमेज हो रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें तो द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे रीजन में कमर्शियल एविएशन और ट्रेड पूरी तरह से ठप हो गया है। कोई भी एयरलाइन उस एयर स्पेस से अपनी फ्लाइट्स गुजारने का रिस्क नहीं ले रही है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। जब कमर्शियल फ्लाइट्स बंद होती हैं और पोर्ट्स काम करना बंद कर देते हैं तो इसका सीधा असर ह्यूमैनिटेरियन एड पर भी पड़ता है, मतलब राहत सामग्री पर। हाँ, वॉर जोन्स में जो लोग फंसे हैं उन तक खाना और मेडिकल सप्लाईज पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया है। ये बहुत ही दुखद है। पर जिस डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं वो सिर्फ ईरान या इजराइल के अंदर लिमिटेड नहीं है। जब दोनों तरफ से इतनी भारी मात्रा में मिसाइल्स एक्सचेंज होती हैं तो आसपास के देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोलैप्स होने लगता है। लेकिन जो चीज इस पूरे क्राइसिस को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है वो है इसका स्पिल ओवर इफेक्ट। हाँ, सबसे खतरनाक हिस्सा। विकिपीडिया के सोर्सेज और बाकी रिपोर्ट्स एक बहुत सीरियस वार्निंग दे रहे हैं। ये अब सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह गया है, बल्कि एक लार्ज रीजनल वॉर, एक विशाल क्षेत्रीय युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। और यही सबसे डरावना सिनेरियो है। देखिए, मिडिल ईस्ट कोई सिंपल चेस बोर्ड नहीं है जहां सिर्फ 2 प्लेयर्स खेल रहे हों। हाँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये मिलिशिया ग्रुप्स, स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेब है, एक जाल है। ईरान ने पिछले कई दशकों में एक बहुत बड़ा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार किया है। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें कौन कौन आता है? अनसेफ फाइनेंशियली, मिलिट्रली और आइडियोलॉजिकली
आइडियोलॉजिकली जुड़े हुए हैं। राइट। जब ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा जाता है और उनके देश पर इतना बड़ा अटैक होता है तो ये सारे प्रॉक्सी नेटवर्क्स अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मतलब हम एक डोमिनो इफेक्ट देख रहे हैं। बिल्कुल। अगर हिजबुल्लाह लेबानन से इजराइल पर नॉर्दर्न फ्रंट खोल देता है और हूती रेड सी में और ज्यादा शिप्स को टारगेट करने लगते हैं, तो इस आग को बुझाना किसी भी डिप्लोमेट के बस की बात नहीं होगी। एग्जैक्टली। और फिर इसमें दूसरे रीजनल प्लेयर्स जैसे सऊदी अरब, यूएई या जॉर्डन, वो भी अपनी सिक्योरिटी को लेकर पैनिक करने लगेंगे। जाहिर सी बात है। हो सकता है उन्हें भी इस कॉन्फ्लिक्ट में खींचा चलाना पड़े, चाहे वो ना चाहें। ये एक ऐसा भंवर है जो पूरे रीजन को अपने अंदर खींच सकता है। हाँ, कोई भी अछूता नहीं रहेगा। जब बात सर्वाइवल की आ जाती है तो कोई भी देश सिर्फ दर्शक बनकर नहीं बैठ सकता। इस तरह का रीजनल वॉर न सिर्फ मिडिल ईस्ट के बॉर्डर्स को रीड्रॉ कर सकता है, नक्शे बदल सकता है, बल्कि आने वाले कई दशकों तक दुनिया को एक परमानेंट स्टेट ऑफ क्राइसिस में धकेल सकता है। वाओ! अगर हम इस पूरे डीप डाइव को एक फ्रेम में लाने की कोशिश करें तो आज हमने जो सोर्सेज से अनपैक किया है वो कुछ इस तरह है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और लीडरशिप को खत्म करने के लिए एक मैसिव प्रिवेंटिव स्ट्राइक की। Alright. इस हमले ने ईरान के सुप्रीम लीडर को तो खत्म कर दिया, लेकिन इसके जवाब में ईरान ने जो मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए और जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को थ्रेटन किया, उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चोक कर दिया है। बिल्कुल सही समझ रही है। आज मिडिल ईस्ट एक फुल स्केल रीजनल वॉर के मुहाने पर खड़ा है और सप्लाई चेन से लेकर आम इंसानों की जिंदगी तक सब कुछ दांव पर लगा है। और इस पूरे एपिसोड से एक बहुत बड़ा लेसन, एक सबक जो हमें मिलता है वो ये है कि मॉडर्न वॉरफेयर में क्विक विक्ट्री या क्लीन स्ट्राइक जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ, कोई आसान समाधान नहीं होता। आप सोच सकते हैं कि एक लीडर को हटा देने से या कुछ न्यूक्लियर साइट्स को बॉम्ब कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन उसके जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो नतीजे सोचे नहीं गए थे, बिल्कुल, इकोनॉमी पर, रीजनल स्टेबिलिटी पर, वो कई बार ओरिजिनल थ्रेट से भी ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। आज की ये सिचुएशन उसी मिसकैलकुलेशन का, उसी गलत आकलन का एक परफेक्ट एग्जांपल है। बहुत सही कहा आपने। और यही वो पॉइंट है जहां हम आज की चर्चा को समेटेंगे। लेकिन जाने से पहले एक थॉट, एक ऐसा सवाल जो इन सारे फैक्ट्स के बीच से, इन सोर्सेज से ही निकलता है, लेकिन जिस पर अभी तक शायद उतनी बात नहीं हुई है। जरा सोचिए, ईरान जैसे देश में जहां दशकों से एक ही सुप्रीम लीडरशिप सिस्टम के सेंटर में थी, जब वो सेंटर रातों रात खत्म हो जाता है तो एक मैसिव पावर वैक्यूम क्रिएट होता है। सत्ता का एक बहुत बड़ा खालीपन आ जाता है। हिस्ट्री कहती है कि पावर कभी भी वैक्यूम बर्दाश्त नहीं करती, कोई ना कोई उस जगह को भरता है। तो सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट जैसे इस बारूद के ढेर पर उस वैक्यूम को अब कौन भरेगा? क्या ईरान के अंदर अलग अलग फैक्शंस के बीच एक सिविल वॉर शुरू हो जाएगा? क्या IRGC पूरी तरह से टेक ओवर कर लेगी? और इस इंटरनल पावर स्ट्रगल का इस रीजनल वॉर पर क्या असर पड़ेगा? जब पुराने रूल्स और पुराने लीडर्स खत्म हो जाते हैं तो जो नया गेम शुरू होता है वो अक्सर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक